नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत में सैयद वंश। हम सैयद वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को कवर करें। अगर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद आप सैयद वंश तक आएँ, क्योंकि इतिहास अगर हम शुरुआत से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हमें जो बैकग्राउंड के तथ्य हैं उन्हें जोड़कर पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप उन वीडियोस को पहले देखें और साथ साथ आप इन्हें भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको नोट्स बनाते रहना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो जितने भी तथ्य हैं वो दिमाग से स्किप हो जाएंगे और आप बिल्कुल ही नहीं याद कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी तथ्य हो या कोई भी टॉपिक हो, सिर्फ ये इतिहास ही नहीं, किसी भी विषय के लिए। तो फिलहाल आज हम सैयद वंश पर चर्चा करेंगे। आप सभी अपना कॉपी और पेन तैयार रखें और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सैयद वंश के बारे में। समय काल अगर हम देखें तो 1414 से लेकर के 1451 तक इनका समय काल माना जाता है। बहुत लंबा शासनकाल इनका नहीं रहा, जिस हिसाब से आपने देखा लगभग 37 ईयर्स के आसपास या इससे कम ही था। इस प्रकार से इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। तो बहुत लंबा शासनकाल नहीं रहा, बहुत छोटा सा शासनकाल है। और उसमें इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हमारे समक्ष इनके द्वारा लाई गई उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि भारत छोड़ने से पहले तैमूर लंग, क्योंकि हमें पता चला था कि मंगोलों का आक्रमण हुआ था जिसके बाद तुगलक वंश का पतन हो गया। तो वही कह रहे हैं कि उस तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जब वो भारत छोड़कर जा रहा था तब उसने खिज्र खां, जो फिरोज शाह तुगलक का रिश्तेदार था, उसे भारत बुलाया और उसे दिल्ली के जीते हुए क्षेत्रों को सौंपने का वादा किया। कि इसने खिज्र खां से कहा कि तुम दिल्ली आओ और जो भी क्षेत्रों को मैंने विजित किया है मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम उन पर शासन कर सको, क्योंकि तैमूर लंग वहां से वापस जा रहा था। तो उन जिन क्षेत्रों को उसने जीता है वहां पर किसी को तो वो एक सूबेदार या अपना कैंडिडेट नियुक्त करके जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि इतनी मेहनत से क्षेत्रों को जीता और उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला जाए, तो ये तो गलत चीज़ हो गई। तो उसे क्या करना था, उसने सोचा कि मैं खिज्र खां, जो कि मेरा मतलब एक पहचान का व्यक्ति है, मैं उसे वहां पर नियुक्त कर देता हूँ। तो इसने वादा किया। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली में सैयद वंश की नींव डाली। अब इस नींव डालने के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कई सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम आप PDF दे दीजिए और हम नोट कर लेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप इतना लिख लोगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जब आप उसे पढ़ने बैठोगे तो कई सारे बैकग्राउंड के जो तथ्य होंगे, बैकग्राउंड की जो स्टोरी होगी वो आपसे स्किप हो जाएगी। तो आप तथ्य रटेंगे लेकिन फिर आप सोचोगे कि एकदम से ये सैयद वंश की स्थापना हो गई, फिर मैं बीच में कुछ स्टोरी मैंने जो बताई होगी वो आपसे छूट जाएगी और आप तथ्यों को जोड़कर नहीं याद रख पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को देखकर नोट्स बनाएं। फिर भी अगर आपको PDF चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बिल्कुल आपको दे दूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वीडियो को देखना भी ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं, खिज्र खां के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो खिज्र खां का अगर हम समय काल की बात करें तो लगभग 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। संस्थापक की बात करें तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां माना जाता है। इसके पिता का नाम था नासरुल मुल्क मर्दान दौलत। नासरुल मुल्क मर्दान दौलत इनके पिताजी का नाम था। सैयद वंश को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज कहा जाता है। तो ये जो सैयद वंश वाले व्यक्ति थे, जितने भी शासक हुए, ये स्वयं को क्या मानते थे, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका स्वयं को वंशज मानते थे। और आप यदि मुगल मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो इस्लाम धर्म मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था। आप यदि वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पर मैंने पूरा इस्लाम धर्म अच्छे से कवर कराया, किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और किस प्रकार से ये धर्म शिया और सुन्नियों के बीच में बट गया, वो सारे के सारे तथ्य। क्योंकि आज भी भारत में लोगों को ये नहीं पता है कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है, तो वो सारे के सारे तथ्य मैंने बताए।
ज्ञान सिर्फ ये नहीं है कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा बस वही पढ़ लो रट लो, ऐसा नहीं होता है। करना क्या है कि आपको थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान भी आना ज़रूरी है। और वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो शायद हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो व्यवहारिक ज्ञान है उनसे हम कई सारे ऐसे डीप क्वेश्चंस होते हैं जिनको आसानी से हल कर सकते हैं, तो वो वहाँ काम आते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। तो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का ये खुद को वंशज मानते थे। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी, इनका पूरा नाम था याहिया बिन सरहिंदी, इन्होंने सैयद को पैगंबर का वंशज माना है। इन्होंने बताया है कि हाँ, ये सैयद वंश के जो व्यक्ति थे ये पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। और ये जो मुबारक शाही इन्होंने लिखी है, तारीख़ मुबारक शाही, तो ये सैयद वंश के ही एक शासक हुए मुबारक शाह, उनके दरबार में कभी हुआ करते थे। सैयद वंश, ये सैयद जो थे वो शिया वंश के थे, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था? सैयद वंश था। अब आप देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा कि जितने भी मुस्लिम आए उन्होंने शासन किया, परंतु वो कौन थे? वो शिया नहीं थे, वो सुन्नी थे। और सुन्नी कौन थे? जो लोग ये मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो वंशज है वो ही सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, या वो ही सिर्फ खलीफा नहीं बन सकता। खलीफा उस व्यक्ति को बनना चाहिए जो टैलेंटेड हो। और जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे भी यही बात सही लगी। जबकि जो शिया थे उनका मानना ये था कि पैगंबर का जो उत्तराधिकारी या खलीफा बनेगा वो वही व्यक्ति बनेगा जो उनका वंशज है, जैसे कि उनका पुत्र, पुत्र के बाद फिर पुत्र का पुत्र। तो इस तरीके से इनका कहना था कि इस प्रकार से उनका कोई रिश्तेदार ही खलीफा बने। तो ये विचारधाराएं दो थीं जो आगे चल कर के शिया और सुन्नी में बट गई। तो ये स्वयं को शिया मानते थे और दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र शिया वंश सैयद वंश हुआ था। तैमूर ने मुल्तान, लाहौर और दियालपुर, ये क्षेत्र थे मुल्तान, लाहौर और दियालपुर, इनकी सूबेदारी खिज्र खां को दे दी क्योंकि वो भारत छोड़कर जा रहा था। आगे हम बात करते हैं कि सल्तनत काल के सभी राजाओं में खिलजी के अतिरिक्त सबसे अल्प अवधि का काल सैयद वंश का ही था। खिलजी वंश के बाद सबसे कम शासनकाल इनका ही रहा, छोटा शासनकाल था। खिज्र खां के काल में तैमूर लंग का पुत्र जो था, शाहरुख जिसका नाम था, ये प्रतिनिधि बनकर शासन करता रहा। दिखावे के लिए ये राजा था, परंतु क्या हुआ कि कहीं ना कहीं खिज्र खां भी स्वयं को राजा मानता था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, पर उसने एक नया वंश शुरू किया, सैयद वंश शुरू किया। तो दिखावे के लिए तो तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख शासक था, परंतु असली शासन खिज्र खां चला रहा था। उपाधि की बात करें तो इसने रैयती आला की उपाधि धारण करी थी, क्योंकि मैंने बताया इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने रैयती आला की उपाधि धारण करी थी। सिक्कों की बात करें तो तुगलकों के नाम के ही सिक्के चलने दिए, इसने खुद के नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए। 20 मई 1421 में उसकी मृत्यु हो गई और यहाँ पर इनकी कहानी बिल्कुल ही समाप्त हो गई, खिज्र खां का अंत हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका पुत्र मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 से लेकर के 1434 तक शासन करने के लिए, भाई इनका शासनकाल का जो समय था वो ये था 1421 से 1434 ईस्वी तक। उपाधि की बात करें तो सुल्तान और शाह की उपाधि, इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण करी, और जो मुबारक शाह आप इसके नाम में देख रहे हैं ये शाह इसकी उपाधि हुआ करती थी जो कि इसने धारण करी थी। पुत्र किसका था? तो ये खिज्र खां का पुत्र था, योग्य शासक था, अयोग्य नहीं था बल्कि ये योग्य शासक था। और इसने अपने सिक्कों पर जो अपना नाम लिखवाया था वो लिखवाया था मुइजुद्दीन मुबारक शाह। इस तरीके के इन लोगों के नाम हुआ करते थे। तो इसने अपना नाम लिखवाया मुइजुद्दीन मुबारक शाह। आगे बात करते हैं तो तारीख़ मुबारक शाही की रचना करने वाला याहिया बिन सरहिंदी इसी के संरक्षण में रहता था। याहिया बिन सरहिंदी अगर पूछा जाए कि किस शासक के दरबार में रहता था तो मुबारक शाह, और मुबारक शाह सैयद वंश का राजा था। तो इस तरीके से आपको तथ्यों को कनेक्ट करके रखना है। आगे देखते हैं, मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाया था। यमुना के किनारे बसाया था मुबारकाबाद नगर। मुबारक शाह के दुश्मनों ने संगठन बनाया, क्योंकि कोई भी राजा अगर योग्य है तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति किसी की योग्यता से तो जलता ही होगा। तो वहीं यहाँ भी देखने को मिला कि इसके भी दुश्मन अमीर थे, कुछ और भी व्यक्ति थे। तो कहते हैं इसमें
हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने, कई सारे लोगों ने मिल करके एक संगठन बनाया मुबारक शाह के खिलाफ, और इसमें उसका अपना वजीर सरवर उल मुल्क भी शामिल था। तो ये सारे लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, और फिर एक दिन सुल्तान जब मुबारक शाह जब अपने नए नगर जो कि मुबारकाबाद इसने बसाया था, जब एक दिन ये इसका निरीक्षण करने के लिए गया, तो वहाँ पर 19 जनवरी 1434 ईस्वी में 19 फरवरी 1434 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही षड्यंत्र रच रखा था। तो वो बस उस सही समय का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो सही समय आया, और उन्होंने अपना कार्य कर दिया। अब इस मुबारक शाह की तो हत्या हो गई, अब शासक कौन बना? तो अब हमें देखने को मिला कि मोहम्मद शाह ने सत्ता संभाली। 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक इनका शासन चला, और ये एक अयोग्य शासक था। मुबारक शाह का ये दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ। इसके पिता का जो असली पिता थे उनका नाम था फरीद खां। अब आप सोच रहे होंगे किसका पुत्र ले लिया, तो किसी ज़्यादा दूर का नहीं था, ये इसके अपने भाई का पुत्र था जो कि इसने गोद लिया था। तो ये इसका दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र वो होता है जिसको गोद लिया जाता है, जो किसी और का पुत्र होता है और उसको गोद ले लिया जाता है। तो आगे अभी आप और पढ़ेंगे, जब आप अभी आगे प्रवेश करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, तो वहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से दत्तक पुत्रों पर बैन लगाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वो सारे तथ्य हम वहाँ कवर करेंगे। इसके काल में 6 माह तक सरवर उल मुल्क का शासन पर नियंत्रण रहा, कि उसने कहा कि मैं सत्ता देखूंगा भाई, मैं वजीर हूँ, मैंने भी तो षड्यंत्र में साथ दिया, मैं वजीर था उसके बाद भी मैंने साथ दिया, तो मेरा भी तो कुछ होना चाहिए प्रशासन में भागीदारी। तो 6 महीने तक वो शासन करता रहा। इसके बाद एक राजा कब तक वहन करेगा कि उसके शासनकाल में कोई और ही व्यक्ति सत्ता को चला रहा है? तो इसने क्या किया, इसने अपना एक नया वजीर रखा जिसका नाम रखा कमाल उल मुल्क। तो राजा जो कि था मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क के साथ मिलकर के 6 माह के बाद में सरवर उल मुल्क की हत्या कर दी, कि भाई अब तुम्हारा हो गया, तुमने बहुत शासन कर लिया, अब मेरी भी तो बारी आने दो। तो उसने उसकी हत्या कर दी और बोला अब बस तुम्हारा शासन खत्म हुआ। इसके बाद मालवा के शासक महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आसपास के राजा आक्रमण करने के लिए बैठे रहते थे, बस उस टाइम यही होता था कि युद्ध करो और थोड़ा बहुत इधर उधर काम करा लो। तो युद्ध, इसके बाद युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, मुल्तान में भी विद्रोह हो गया, और उस विद्रोह को सुल्तान ने स्वयं दबाया, स्वयं जाकर के उस विद्रोह को वहां पर उसने शांत किया। इसके बाद क्या हुआ कि मुल्तान में भी विद्रोह हो गया। तो जब चारों तरफ हर तरफ विद्रोह ही हो गया, तो सुल्तान के लिए स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो गईं। परंतु मोहम्मद शाह भी थोड़ा सा चालाक व्यक्ति था। इसने बहलोल लोदी की मदद ली, और उसको क्या हुआ, जो महमूद आया था मालवा से, उसको वहां से हरा दिया और उसको उसके क्षेत्र में वापस भेज दिया कि तुम जाओ, उसको भगा दिया। तो किसकी मदद से? बहलोल लोदी की मदद से। और यही बहलोल लोदी आगे जाकर के इतना पावरफुल व्यक्ति बन जाएगा कि वो एक अलग वंश की स्थापना करेगा। तो हमें देखने को ये बहुत बार मिला है कि किसी के शासनकाल में धीरे धीरे करके एक व्यक्ति इतना ताकतवर बन जाता है कि वो अपना एक अलग राजा बनता है, अपनी एक अलग वंश को चलाता है। तो बहलोल लोदी की बात करें, बहलोल लोदी कौन था? ये मुल्तान का सूबेदार था उस समय। मोहम्मद शाह ने इसकी मदद से ये काम किया, और जब मदद की है तो जाहिर सी बात है भाई जो राजा होगा वो तो खुश हो जाएगा। तो खुश होकर बहलोल लोदी को इसने खाने खाना की उपाधि दी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी, और इसको अपना पुत्र कहा था कि तुम तो मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हें मैं खाने खाना की उपाधि देता हूँ और तुमने मेरी बहुत मदद की है, ऐसे ऐसे शब्द कहे। सरवर उल मुल्क की अगर हम बात करें, जिसकी 6 माह बाद हत्या की थी, उसको उपाधि दी थी इसने खान ए जहां की। अब उपाधि मजबूरी में देनी पड़ी, वही हत्या कराने में उसने मदद की थी, तो खान ए जहां की उपाधि दी गई थी सरवर उल मुल्क को, और किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। इसके बाद बात करें मीरान सद्र की, और ये जो मीरान सद्र है ये भी मुबारक शाह की हत्या के षड्यंत्र में शामिल था, तो इसको उपाधि दी मुइनुल मुल्क की। तो आप देख रहे हैं जितने भी षड्यंत्रकारी व्यक्ति थे वो सारे के सारे इसके शासनकाल में थे। तो मुइनुल मुल्क की इसको उपाधि दी मीरान सद्र को, और ये मुबारक शाह के हत्यारों में शामिल था। आगे हम बात करते हैं कि मोहम्मद शाह का अत्यंत समय विद्रोहों को दबाने में चला गया।
तो अयोग्यता तो हमारे सामने दिख ही रही थी कि एक ही विद्रोह को दबाने के लिए इतना लंबा समय कैसे लग सकता है। तो जाहिर सी बात थी कि शासक में योग्यता थी ही नहीं कि किस प्रकार से परिस्थितियों को हैंडल करें या किस प्रकार से उनका सामना करें। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और मृत्यु से ही यहाँ कह सकते हैं कि इस वंश का पतन प्रारंभ हो गया। अब पतन आप देखिए किस प्रकार से हुआ। अलाउद्दीन आदिल शाह, इनको आलम शाह ज़्यादा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इनका नाम आदिल शाह भी मिलता है। तो अलाउद्दीन आलम शाह की बात करते हैं 1445 से 1450 ईस्वी तक। अब मैं यहाँ पर दोनों नाम इसलिए मैंने मेंशन किए हैं क्योंकि कई सारे बच्चे फिर कमेंट में कहते रहते हैं कि मैम आपने आदिल शाह बता दिया जबकि वो आलम शाह था, तो इसलिए दोनों ही नाम इसके ही हैं और इसे ही बोला जाता है। तो इसके पिता की बात करें, मोहम्मद शाह का पुत्र था। 1445 ईस्वी में इसने राज्याभिषेक कराया, उपाधि इसने आलम शाह की धारण करी। और प्रकृति कैसी थी, तो ये एक विलासी प्रकृति का व्यक्ति था, याद रखिएगा। और जो व्यक्ति विलासी है, जाहिर सी बात है पतन की ओर किसी भी वंश को वो बहुत ही आसानी से ढकेल सकता है। तो विलासी प्रकृति का व्यक्ति मालिक व अमीरों की मदद से ये राजा तो बन गया परंतु शासन को चला नहीं पाया। बहलोल लोदी इसके शासन काल में आते आते बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और उसने शासन की कमजोरी को देखा और अधिक से अधिक उस कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास किया। आलम शाह का अपने वजीर हामिद खां से विवाद हो गया। अब आप देखिए, एक राजा का अपने वजीर के साथ में विवाद हो गया, और वजीर कौन? हामिद खां, इसका नाम पूछा जाता है। तो इससे विवाद होने के बाद वो दिल्ली छोड़कर ही चला गया, वो बदायूं रहने चला गया। तो किसी राजा का अपने वजीर के साथ विवाद हुआ और उसके बाद उसने दिल्ली ही छोड़ दी, वो बदायूं रहने चला गया 1447 ईस्वी में। इसने अपने शासनकाल में क्या हुआ कि जब वो चला गया तो उसकी 2 पत्नियां थीं, उन्होंने क्या किया, अपने दोनों भाइयों को सत्ता सौंप दी कि भाई तुम दिल्ली का शासन संभालो, वो तो चले गए बदायूं, अब तुम ही शासन संभालो। इसके बाद क्या हुआ, दोनों भाई शासन को संभाल रहे थे परंतु जनता ने इस बात का विद्रोह कर दिया और जनता ने इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी। 1476 ईस्वी में आराम शाह की बदायूं में ही मृत्यु हो गई। वो उसके बाद बदायूं से दिल्ली कभी भी वापस आया ही नहीं। तो 1476 ईस्वी में 1476 में बदायूं में ही आलम शाह की मृत्यु हो गई थी। 1450 ईस्वी की बात करें तो शासन इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि उस कमजोरी का लाभ उठाने के लिए बहलोल लोदी पहले से ही वह विराजमान था कि मुझे तो पता ही है सत्ता मुझे ही मिलने वाली है। तो उसने क्या किया, बहलोल लोदी ने हामिद खां की हत्या कर दी और हत्या के बाद वो स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, लोदी वंश। इसके बाद ही हमें लोदी वंश देखने को मिला जिसमें मात्र तीन राजा हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल वंश, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि विजयनगर और बहमनी, ये 2 साम्राज्य हम पहले कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अपने जो कि बहुमूल्य कमेंट्स होते हैं प्लीज़ उन्हें कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।